हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर एनएस साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पिछले 2-3 वीडियो में मानव का श्वसन तंत्र क्लास 12 बायोलॉजी के देख रहे थे। अब उस टॉपिक में कुछ टॉपिक और बच गए हैं, जैसे कृत्रिम श्वसन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति का अचानक दुर्घटनावश चोट लग जाना या बिजली का करंट लग जाना, पानी में डूब जाना या अचानक हृदय गति रुक जाना, उस स्थिति में मानव को आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम तरीके से श्वसन देने के जो तरीके हैं उनसे आदमी को वापस श्वसन की क्रिया या श्वसन केंद्रों की क्रिया विधि वापस सुचारू रूप से चालू की जा सकती है। आजकल कई विधियां प्रचलन में है, पर जो सबसे अत्यधिक विधि चरण में आती है वो है मुख से मुख विधि यानी मुंह से मुख विधि। इस विधि में कुछ चरणों की बात की जाती है, जिसमें अगर हम फर्स्ट चरण की बात करें तो इसमें रोगी को सीधा लिटाकर और अपना एक हाथ रोगी के गर्दन के नीचे लगाकर उसको गर्दन को हिलाया डोला जाए, ताकि श्वसन की जो नलियां हैं, श्वास नली, श्वसनिकाएं या कुपिकाएं, उनमें कुछ वायु का अंत श्वसन या निःश्वसन जैसी क्रिया हो। दूसरे चरण में बात करें तो रोगी को सीधा लिटाने के बाद रोगी के गर्दन के नीचे हाथ लगाकर और उसके नाक को बंद कर उसके मुंह को खोलकर अपने मुंह की सहायता से, यानी ये रोगी मान लीजिए, माना कि ये रोगी है, यह स्वस्थ व्यक्ति है, तो इसके मुख में और इसके मुख में आराम दोनों तरफ मुख लगा के और रोगी की नाक को बंद करके रोगी की नाक को क्या करेंगे, बंद कर देंगे और उसको श्वसन देंगे। और हम श्वसन की इतनी स्पीड देंगे, ज्वारीय आयतन कहते हैं, ज्वारीय आयतन में 500 ml ऑक्सीजन अंतर्गत की जाती है, उतनी ही स्पीड से उसको श्वास देंगे, फिर हटाएंगे, फिर उसको अंत्य श्वसन या निःश्वसन या उच्च श्वसन जैसी क्रियाओं को करेंगे, उसकी छाती को दबाएंगे, तब मरीज के कुछ श्वसन अंगों में वापस ऑक्सीजन O2 की आपूर्ति या श्वसन क्रिया विधि होने से, ऐसा करने से मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया चालू हो सकती है और किसी भी मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है, बिजली करंट लगने से, पानी में डूबने से या अचानक हृदय गति रोकने से उसमें थोड़ी श्वसन की क्रिया विधि आ सके, इसे कृत्रिम श्वसन कहते हैं। आजकल कृत्रिम श्वसन कई यंत्रों की सहायता से या उपकरणों की सहायता से भी दिया जाने लगा है। कृत्रिम श्वसन के बाद में कुछ श्वसन संबंधी रोग हैं, श्वसन संबंधी रोग, जिनमें इंपॉर्टेंट सबसे पहला रोग आता है अस्थमा या दमा। जैसा कि नाम से लग रहा है, अस्थमा या दमा यानी सांस का उपड़ना, सांस का उपनना, सांस मुश्किल से आना, सांस कठिनाई से आना आदि अस्थमा होता है। इसमें वातावरण के अंदर कुछ परागण, धूल, मिट्टी के कण, कुछ अत्यधिक एलर्जिक पदार्थों से श्वास नली के अंदर श्लेष्मा में सूजन आ जाती है, कई बार अत्यधिक खांसी आती है तथा सांस लेने में कठिनाई होती है। यह कठिनाई अधिकतर उच्च श्वसन यानी सांस को कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है उस क्रिया में ज्यादा होती है, उच्च श्वसन में। इसके कारण अत्यधिक छींके आना, खांसी आना, और इस रोग में क्या होता है, श्वास नली अंदर से श्लेष्मा होने के कारण श्वास नली अंदर से सक्रिय हो जाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। और इससे बचने का एक ही उपाय है, एलर्जी वाले पदार्थों से दूर रहना। एलर्जी वाले पदार्थों से दूर रहना, अर्थात जिन पदार्थों से एलर्जी होती है उनसे दूर रह के हम अस्थमा या दमा या एलर्जी से बच सकते हैं। इसके लिए कुछ उपचार के लिए ब्रोंकोडाइलेटर दवाई होती है तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाओं का भी सेवन किया जाता है।
दूसरा रोग आता है श्वसनी शोथ। श्वसनी शोथ ये भी सांस, श्वसनी अंदर ब्रोंकिया, जो छोटे छोटे फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी वृक्ष में जो संरचनाएं पाई गई थी उनको श्वसनी शोथ या ब्रोंकिट्स कहते हैं। इनमें क्या होता है, श्वसनी की आंतरिक सतह पर सूजन आ जाती है और सांस लेने में हमें कठिनाई होती है, लगातार खांसी आती है, श्लेष्मा हरा पीला कफ, श्लेष्मा जो अंदर बनता है वो हरे पीले कफ के रूप में बाहर निकलना चालू हो जाता है श्वसनी शोथ में। और हमारे शरीर के अंदर गॉबलेट कोशिका होती है, उनमें सूजन आ जाती है और सांस में तकलीफ होती है। और अत्यधिक श्वसनी शोथ की जो बीमारी है वो धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में ज्यादा होती है। श्वसनी शोथ से अगर बचाव करना है तो धूम्रपान करने वाले व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाकर रखें। तीसरा रोग आता है वात स्फीति। वात स्फीति को इंग्लिश के अंदर एफाइसीमा भी बोला जाता है। ये रोग भी अत्यधिक धूम्रपान करने वाले, बीड़ी, सिगरेट, चिलम या अत्यधिक धुएं के पास रहने वालों को ज्यादा होता है और इनसे करने से फेफड़ों के अंदर उत्तेजना ज्यादा आ जाती है, खांसी लगातार चलती रहती है तथा इन फेफड़ों में जो कुपिकाएं पाई जाती है छोटी छोटी, उनमें वायु न भर के ये कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। इनसे भी ऐसे वात स्फीति एम्फीसीमा से बचने के लिए भी धूम्रपान से दूरी बनाए के रखें। ब्रोंकोडाइटर टैबलेट या एंटीबायोटिक दवा के सेवन से वात स्फीति या एम्फीसीमा को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट रोग आता है निमोनिया। निमोनिया वैसे खांसी जुकाम इससे संबंधित है, पर यह श्वसन संबंधी से भी संबंधित है, क्योंकि निमोनिया होने पर हमें खांसी, सांस लेने में तकलीफ ज्यादा होती है। और निमोनिया होने का जो जीवाणु है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इस जीवाणु के कारण अत्यधिक निमोनिया फेफड़ों में फैलता है। फेफड़ों के अंदर तरल मात्रा में श्लेष्मा भर जाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है, खांसी होती है। और निमोनिया या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु द्वारा वृद्धावस्था में या बच्चों में अधिकतर निमोनिया नामक या श्वसन संबंधी निमोनिया नामक बीमारी अत्यधिक होती है। निमोनिया के बाद में नेक्स्ट रोग आता है फेफड़ों का कैंसर, इसे लंग्स कैंसर कहते हैं। और लंग्स कैंसर हमेशा अत्यधिक धूम्रपान करने वालों को या सिगरेट पीने वालों को अत्यधिक फेफड़ों का कैंसर होता है। इनमें जो सिगरेट के धुएं होते हैं उसमें कुछ केमिकल रसायन, हानिकारक रसायन पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं श्वास नली के द्वारा फेफड़ों में और वायु कुपिकाओं में पहुंच के, वायु कुपिकाओं में जब छोटी छोटी श्वसनिकाएं होती है, श्वसनिकाओं की जो अंदर की उपकला होती है उसमें उत्तेजना से कर देते हैं और उत्तेजना क्या हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है। और ये अनियंत्रित कोशिका आगे आगे विभाजन होता रहता है और विभाजन होने से पूरे फेफड़े की जो धीरे धीरे कोशिका है उनमें सब में कैंसर जैसी समस्या हो जाती है और धीरे धीरे फेफड़े मनुष्य के नष्ट हो जाते हैं। और ये एक असाध्य बीमारी में आता है। एक रोग और आता है सिलिकोसिस, जिसे नए नाम एस्बेस्टोसिस के नाम से भी जाना जाता है। सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस अत्यधिक श्रमिक लोग जो धूल के मिट्टी या पत्थर की खानों में या कोयले की खानों में अत्यधिक कार्य करते हैं, उनके फेफड़ों के अंदर ऐसे धूल के मिट्टी के कण अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके फाइब्रोसिस अर्थात तंतुमय ऊतक में वृद्धि करते हैं और तथा फेफड़े की जो अंदर की कोशिकाएं होती है जिसे फाइब्रोसिस कहते हैं, उन कोशिकाओं में धीरे धीरे ये सूजन यानी दर्द चालू हो जाता है और ऐसे व्यक्तियों की शरीर अत्यधिक कमजोर हो जाता है। और
एक तत्व और आता है जिसमें सिलिका यानी रेत और एस्बेस्टोसिस नाम पड़ा है एस्बेस्टोसिस कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के कारण इन्हें ये सिलिकोसिस और फेफड़ों का कैंसर ये दोनों ही असाध्य रोग हैं और इन दोनों रोगों का जो फैलने के जो तरीके हैं उन्हीं तरीकों से बचाव करके फेफड़ों का कैंसर और सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस नामक रोग से हम बच सकते हैं। इनका अभी तक संपूर्ण रूप से कोई इलाज नहीं आया है। इन रोगों के अलावा भी कुछ रोग जो होते हैं टीबी, माइक्रो ट्यूबरिम लेप्री जीवाणु से होता है, कुछ कॉमन फ्लू जैसे जुकाम वगैरह ये भी श्वसन संबंधी से हो जाता है। इनके लिए कुछ दवाइयां जैसे टेरामाइसिन है, टेट्रासाइक्लिक है या कुछ एंटीबायोटिक दवाई है वो करके इन श्वसन संबंधी रोगों से बचा जा सकता है। श्वसन संबंधी रोग के बाद में कई बार एग्जामों में 12th बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है श्वासोच्छ्वास या श्वसन अर्थात ब्रीथिंग व रेस्पिरेशन में अंतर पूछा हुआ है। कई एग्जामों में पूछा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ब्रीथिंग की बात करें या श्वासोच्छ्वास की बात करें तो यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है, अर्थात ब्रीथिंग की बात करें तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना, निःश्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। श्वसन की क्रिया की बात करें तो ये क्रिया कोशिकाओं के अंदर या भीतर संपन्न होती है, अर्थात ये कोशिकीय श्वसन की बात करता है। दूसरा पॉइंट है ब्रीथिंग के अंदर इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती, श्वसन के अंदर एंजाइम की आवश्यकता होती है। तीसरा अंतर आता है, बड़ा अंतर आता है ब्रीथिंग में, इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, श्वसन क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में उत्पन्न होती है। और श्वासोच्छ्वास की बात करें तो ये केवल भौतिक क्रिया है, अर्थात इस क्रिया के अंदर शरीर में ऑक्सीजन का अंदर ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बहिक्षेपण करना, अर्थात ये भौतिक क्रिया है। श्वसन की बात करें तो ये एक जैव रासायनिक क्रिया है क्योंकि ये कोशिका के अंदर हो रही है, अर्थात ये ग्लूकोज के एक अणु से ऑक्सीकरण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे जैव रासायनिक क्रिया कहते हैं। ब्रीथिंग व रेस्पिरेशन में ये चार मुख्य अंतर ही स्पष्ट होते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण कथन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अर्थात श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है, ये हमने बात किया। अर्थात इसमें क्या होता है, जिसमें जीवित कोशिकाओं में उपस्थित भोजन में ऑक्सीकरण होकर फलस्वरूप ऊर्जा, जल व कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। कुछ इसी प्रकार श्वसन के बारे में बात करें तो श्वसन दो प्रकार का हमने बताया था, एक बाह्य श्वसन व फर्स्ट बाह्य श्वसन व दूसरा आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन, ये श्वसन के कुछ प्रकार थे। कुछ मानव की श्वसन क्रिया की अगर हम महत्वपूर्ण बात करें, मानव की श्वसन क्रिया दो रूप में थी, जिसको निःश्वसन व दूसरा था उच्छ्वसन। यानी मानव की श्वसन क्रिया को दो रूपों में बांटा है, दो भागों में बांटा, निःश्वसन व उच्छ्वसन। निःश्वसन की अगर हम बात करें शॉर्ट के अंदर तो निःश्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना, यानी इसमें ऑक्सीजन अंदर ग्रहण की जाती है। और उच्छ्वसन का क्या है, फेफड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, फेफड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। यह निःश्वसन और उच्छ्वसन की बात हो चुकी है। यहाँ पर कुछ बात की जाती है कि फेफड़ों के अंदर श्वसनीय वृक्षतुंबा संरचना पाई जाती है, उनके अंदर वायु कुपिका या एलोलाई कहते हैं, उनके अंदर रुधिर की असंख्य धमनियां वो शिराएं पाई जाती है, जिनसे शुद्ध रक्त व अशुद्ध रक्त या फिर कह सकते हैं ऑक्सीजन युक्त ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त खून
शरीर की सभी भागों में या शरीर के हृदय से सभी भागों को ले जाने का कार्य करता है। इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। कुछ अगर प्रश्नों की बात करें तो श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा होती है। तो श्वसन में जो प्रयुक्त ऊर्जा होती है वो हमेशा रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। कुछ और प्रश्न देखे जाए कि वायु ग्रहण करने पर तनुपट हो जाता है, यानी हम जब सांस को अंदर ग्रहण करते हैं तनुपट यानी डायफ्राम हो जाता है, तो आप हमेशा याद रखना चपटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? चपटा हो जाता है। निःश्वसन की जब प्रक्रिया होती है तब हमारे डायाफ्राम और इंट्राकोस्टल मसल्स इनमें तनुपट और बाह्य अंतरापोषक पेशियां अर्थात इंट्राकोस्टल पेशियों में संकुचित होता है, तो उस अवस्था को निःश्वसन अवस्था कहते हैं। उच्च वसन क्रिया में क्या होता है? तनुपट व बाह्य अंतरापोषक पेशियों में शिथिलित मतलब ये बाहर की ओर चली जाती है। उच्च अवस्था को उच्च वसन अवस्था कहते हैं। अगर हम विश्राम अवस्था में वयस्क श्वसन दर की बात करें तो ये हमने पढ़ा था 16 से 20 बार प्रति मिनट। यह श्वसन दर की बात हो गई। और श्वसन दर को अगर नापने की बात करें तो स्पाइरोमीटर से श्वसन दर नापी जाती है। जैसे कि रक्त दाब नापा जाता है स्पिक मैनोमीटर द्वारा, वैसे ही श्वसन दर को नापा जाता है स्पाइरोमीटर के द्वारा। अगर हम सामान्य मनुष्य की विश्राम अवस्था की बात करें ज्वारीय आयतन की, तो ज्वारीय आयतन हमने पढ़ा था, उसमें हम 500 ml वायु लगभग ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था विटाल कैपेसिटी यानी जैव क्षमता को कहते हैं VC विटाल कैपेसिटी। अगर इस कुल कैपेसिटी की बात करें तो हम कुल कैपेसिटी हमने बताई थी इसकी 4600 ml 4600 ml की बात करें। और इसके बाद में एक इंपोर्टेंट और टॉपिक आता है जिसको हमने शॉर्ट में लिखा था TLC टोटल लंग्स कैपेसिटी, यानी कि फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है। तो फेफड़ों की कुल क्षमता की अगर बात करें तो ये 5800 ml लगभग 5800 ml के आसपास होती है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि फेफड़ों के अंदर श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो अंतिम भाग हमेशा याद करना वायु कुप्पिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? वायु कुप्पिकाएं कहलाती है। इसके अंदर श्वसन से संबंधित और भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे मानव श्वसन तंत्र को सचित्र समझाइए। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है मानव में श्वसन की क्रिया विधि को समझाइए। एक बार ये भी पूछा हुआ है कि मानव में ऑक्सी श्वसन व अनॉक्सी श्वसन में अंतर। और एक बार ये भी पूछा हुआ है ब्रीथिंग व रेस्पिरेशन में अंतर। आज की क्लास में इतना ही। यहाँ हमारा मानव श्वसन तंत्र नामक टॉपिक या पाठ्यक्रम खत्म हो रहा है। हम इससे नेक्स्ट वीडियो में इससे अगला टॉपिक लेके आएंगे। जब तक आप NS साइंस क्लासेस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। धन्यवाद।